बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 260 इकसात सुन चुके हैं और अब 261 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। सीधी तरह बता दो कि क्या वाकई कमरान तुम्हें मिला था और वाकई इस तरह बिछड़ गया जिस तरह तुम बता रहे हो? तुम्हारे यहाँ अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने का क्या तरीका है? मैंने नरमी से दरियाफ्त किया। तुम वो तरीका मुझे बता दो, मैं उस तरह तुम्हें बताकर यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा। मुनासिब समझो तो मैं सर के बल खड़े होकर बताने के लिए भी तैयार हूँ। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, वो खुश्क लहजे में बोला। फिर उसने सूफिया की तरफ इशारा किया। ये लड़की कौन है? कामरान की मंगेतर, मैंने जवाब दिया। ओह! उसने सीटी बजाने किसी अंदाज में होंठ सुकेड़े और गोया एक नए जाविये नजर से सूफिया का जायजा लिया। सूफिया अपनी कुर्सी पर परेशान सी बैठी थी। रहीम गुल दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, कहीं इन्हीं मोहतरमा की फरमाइश पर तो तुमने अपनी कहानी नहीं बदल ली है, क्योंकि लड़कियों के मामले में तुम वैसे भी बहुत रहम दिल वाक़े हुए हो। मैं तो तुम्हारे बारे में भी बहुत रहम दिल वाक़े हुआ हूँ। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि इन्हीं मोहतरमा की वजह से तो कामरान मुझे मिला था। ये अपनी जान और इज्जत आबरू वगैरह को खतरे में डालते हुए मुझे उसके पास लेकर गई थी। उसी चक्कर में इस बेचारी ने भी इतनी जिल्लत और खुआरी उठाई। इसी ने कामरान को कायल किया था कि उसे अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए, और मैंने उसे तसल्लियां दी थी कि पुलिस इसके साथ डांट डपट तक नहीं करेगी। मैंने मुतासफाना से अंदाज में गहरी सांस ली। अच्छा ही हुआ इस बेचारे को मेरे भरोसे पर यहाँ तक आने का मौका नहीं मिला। मेरी क्या इज्जत रह जाती? मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करता तो यकीनन वो हैरत से सोचता कि अफसल साहब ऐसे लोगों को अपना दोस्त कहते फिरते हैं जिनकी आंख में किसी गलत किस्म के जानवर का बाल है। अपने बारे में कभी बारीक बीनी से छानबीन करना ऐन मुमकिन है वो जानवर तुम ही हो। वो नायत नरमी से बोला। मेरे तासरात देखकर उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और बात जारी रखी। इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से जाग निकलने लगे, मैं एक बार फिर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अगर कामरान के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है तो वो अभी मुझे बता दो, ताकि बाद में तुम पर कोई जिम्मेदारी ना आए। जो कुछ मैं तुम्हें बताया जा रहा हूँ उसे तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले जा रहे हो। खैर, इसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दोनों कानों के बीच में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसमें कोई बात अटक सके। फिर मैंने एक ठंडी सांस ली। कितनी अजीब बात है कि बाज लोग इस खला के साथ भी काफी कामयाबी से जिंदगी गुजार जाते हैं और अक्सर तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। अब रहीम गुल ने गालबन मेरी छेड़छाड़ की तरफ ध्यान न देने का फैसला कर लिया था। उसकी संजीदगी में कोई फर्क न आया। वो पुरसुकून लहजे में बोला, अगर कामरान ने आजकल में अपने आप को पुलिस के सामने पेश ना किया तो उसके लिए बल्कि किसी के लिए भी उसकी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाएगा, बशर्ते कि वो बेगुनाह हो। सूफिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, अगरचे तुम्हारे दोनों कानों के दरमियानी जगह खाली नहीं है, फिर भी तुम इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। तुम्हें इसकी मिन्नत खुशामद करने की जरूरत नहीं, इससे कोई फायदा ना होगा। ये कुछ और अकड़ जाएगा। तुम्हें तजर्बा नहीं है। इन पुलिस वालों की इसी तरह धमकियां देने की आदत होती है। रहीम गुल बराह रास्त सूफिया से मुखातिब हुआ और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सही कह रहे हैं। आपको तो थाने कचहरी का तजर्बा ही नहीं होगा, लेकिन इसे बहुत तजर्बा है, क्योंकि होश संभालने के बाद से इसका ज्यादातर वक्त थानों कचहरियों ही में गुजरा है। लड़कपन में एक जेब कतरे के तौर पर इसने अपने अजीम शान कैरियर का आगाज किया था। उसके बाद चोरी चकारी, डकैती, ब्लैक मेलिंग, स्मगलिंग और मुनशियात फरोशी वगैरह से तरक्की करता हुआ आज देखें इस मुकाम पर है। ये सब कुछ पुलिस के ताउन से ही मुमकिन हुआ। मैंने निहायत शुक्रगुजाराना लहजे में कहा, पुलिस के ताउन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। पुलिस ना होती तो मैं इतनी आसानी से इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता था। रहीम गुल एक बार फिर होंठ भींच कर रह गया। सूफिया के होंठों पर तमाम दर परेशानी और असाबी कशीदगी के बावजूद खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। रहीम गुल उससे मुखातिब हुआ कि शख्स लड़कियों की हमदर्दियां हासिल करने और उनका दिल जीतने के लिए अजीब अजीब हरकतें और अजीब अजीब बातें करता रहता है। अगर आप इसके चक्कर में आई तो नुकसान में रहेंगी कि दुनिया की तमाम लड़कियों की मदद करना अपना इखलाकी फर्ज समझता है, लेकिन इसके चक्कर में पढ़कर उन बेचारियों को कोई फायदा पहुंचने की बजाय नुकसान ही पहुंचता है। वो नित नए मसाइल में फंस जाती हैं। उन मसाइल में से एक अहम मसला तो इस वक्त तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है। मैंने सूफिया को बताया और रहीम गुल की तरफ इशारा किया। रहीम गुल ने गोया मेरी मौजूदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और मेरी बात भी सुनी अनसुनी कर दी। वो सिलसिला कलाम जारी रखते हुए सूफिया की तरफ मुतवज्जो रहा। अगर आपको कामरान के बारे में कुछ मालूम है तो बिला झिझक मुझे बता दें, इसी में उसका फायदा है। मैंने तो अफसल साहब की मदद से उसे आप तक लाने की कोशिश की थी। सूफिया थूक निकल कर बोली, लेकिन रास्ते में वो वाकया पेश आ गया। उसने मेरी सुनाई हुई कहानी की तरदीद नहीं की
اور یہ نہیں بتایا کہ کامران تمام تر تسلیوں اور یقین دہانیوں کے باوجود ہمیں راستے میں اچانک دھکا دے کر بھاگ نکلا تھا۔ اب میں نے ذرا سنجیدگی سے رحیم گل کو مخاطب کیا، اگر تم نے اپنا سارا زور کامران پر ہی کیوں صرف کر رکھا ہے؟ تمہاری ساری توجہ اسی بیچارے مسکین پر ہے۔ تم پرنس سمیرا کے قتل کی تفتیش دوسرے زاویوں سے کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے؟ وہ میری طرف دیکھ کر قدرے جارحانہ لہجے میں بولا۔ تم کیا یہاں آ کر ہمارا روز نامچہ چیک کرتے ہو؟ اگر تمہاری تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہو تو میں یہ بھی کرنے لگوں گا، فی الحال میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس مجسمے پر انگلیوں کے نشانات پائے جانے پر کامران کو قاتل کیوں فرض کر لیا؟ وہ کئی گھنٹے وہاں موجود رہا تھا، عین ممکن ہے اس نے کئی بار مجسمے کو ہاتھ لگایا ہو۔ سمیرا نے اسی دوران میں ملازموں کی طرح اسے 2-4 چھوٹے موٹے کام بھی لیے تھے، ممکن ہے اسی لیے وہ مجسمہ اسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے کہا ہو۔ مجسمے پر انگلیوں کے نشانات ہونا قطعاً کوئی اہم بات نہیں، عین ممکن تھا کہ اس مجسمے پر تو میری انگلیوں کے نشانات بھی ثابت ہو جاتے۔ میں نے لاش کے قریب وہ مجسمہ پڑے دیکھا تھا، عین ممکن تھا کہ گھبراہٹ میں اسے اٹھا کر دیکھنے لگتا۔ کاش ایسا ہو جاتا، رحیم گل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس مجسمے پر مجھے تمہاری انگلیوں کے نشانات مل جاتے تو میں پہلی فرصت میں تمہیں پکڑ کر اندر کر دیتا۔ خیر، اس قسم کی حسرتیں تو دل میں پالنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسی حسرتیں تم دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ویسے بائی دا وے، کیا تمہارا مخصوص فارمولہ اور تمہاری تفتیش کی انتہا یہی ہے کہ آلہ قتل پر جس کی انگلیوں کے نشانات ملے اسی کو پکڑ کر اندر کر دو؟ نہیں، اور بھی بہت سے فارمولے ہیں، وہ بڑی مٹھاس سے بولا۔ مجھے لگتا ہے وہ دن جلد آنے والا ہے جب تمہیں ان اصولوں سے واسطہ پڑے گا۔ افضل چودھری، اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو یہ بات لکھ لو کہ ایک نہ ایک روز تم میرے ہاتھوں ہی یہاں پہنچو گے۔ مجھے اس کارنامے پر کوئی تمغہ ملے گا اور تمہاری یہ غلط فہمی دری کی دری رہ جائے گی کہ میں یہ حسرت لیے دل میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کیا سمجھے؟ تم جیسے انسانوں کی بعض باتیں سن کر ان کی تردید کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، میں نے ترم امیز انداز میں ساری لاتے ہوئے کہا۔ خیر، فی الحال تم میرا ذکر چھوڑو، میرا ذکر تو چلتا ہی رہے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے پسندیدہ موضوع ہیں، لیکن اس وقت کامران کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ اچانک رحیم گل نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، پھر میں نے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ اس بیچاری کی حالت پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن کامران کے بارے میں اس طرح صاف اور واضح انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر کے رحیم گل نے گویا اسے دہلا دیا تھا۔ اس کی رنگت یکدم پھیکی پڑ گئی تھی۔ ایک ڈرامائی سا وقفہ دے کر رحیم گل بولا، لیکن بہرحال یہ میری ذاتی رائے ہے، اصل فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے۔ میں گنتی کے ان چند بچے کچے پولیس افسروں میں سے ایک ہوں جو نہایت غیر جانبداری سے کچا چٹا لے کر عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ معاشرے کی کچھ ذمہ داری عدالتوں پر بھی عائد ہوتی ہے، ہمیں مناسب گواہ اور مناسب شہادتیں بعض اوقات نہیں ملتی، مختلف قسم کے لوگوں کو عدالتوں میں پیش نہیں ہونے دیتے، لیکن حقائق کا عدالتوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے جو کبھی کبھی قانونی مشگافیوں سے پیدا ہونے والی مجبوریوں کے باوجود کچھ کر سکتی ہیں۔ کرنے کو تو تم لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن کرتے نہیں ہو، میں نے کہا۔ ہم تو ان بد نصیبوں میں سے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں اور کچھ نہیں کرتے تب بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم اپنے منہ میاں میٹھو بننے اور اپنی تعریف میں خود تقرری کرنے کا یہ سلسلہ بند کرو اور ہمیں اجازت دو۔ میں نے اٹھنے کے لیے پار تولتے ہوئے کہا، تم نے اب تک تو ایک طرح سے مسئلہ حل ہی کر لیا ہے، تمہیں یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ پرنس سمیرا کا قاتل کون ہے، اب تو صرف اسے تلاش کرنا باقی ہے۔ یہ بھی تمہیں ہی معلوم کرنا ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے، پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی خدمات تمہیں حاصل ہیں، اسے تلاش کر لو اور فی الحال ہماری جان چھوڑو۔ اس کی تلاش تو پہلے سے ہی جاری ہے اور تمہاری جان ابھی ہم نے پکڑی کہاں ہے جو اسے چھوڑنے کا سوال پیدا ہو۔ رحیم گل بولا، تمہاری جان تو ہم کسی دن نہ چھوڑنے کے لیے پکڑیں گے، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ کبھی کی بات پھر کبھی کرنا، ابھی تو ہمیں اجازت دو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، صفیہ نے بھی میری تقلید کی۔ تب رحیم گل اچانک اس سے مخاطب ہوا، کامران اب تک کہاں روپوش تھا اور اس نے آپ کو کہاں ملنے کے لیے بلایا تھا؟ میرا خیال تھا کہ میں اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھنے میں کامیاب رہا تھا اور وہ یہ ضروری سوال کرنا بھول گیا تھا، مگر وہ بھولنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ موٹے دماغ کا آدمی تھا۔ لیکن صفیہ بھی حواس باختہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ مجھ سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ جن کے ہاں کامران نے پناہ لی تھی ان کا نام ہرگز سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ کامران اب دوبارہ وہاں نہیں جائے گا، چنانچہ ان بیچاروں کے لیے پریشانی کا باعث بننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ صفیہ گویا اس سوال کے لیے پہلے ہی سے تیار تھی، وہ نظر چرائے بغیر بولی، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں روپوش تھا، لیکن اس نے ہمارے پڑوس میں فون کر کے مجھے اسی علاقے کے ایک بس اسٹاپ پر ملنے کے لیے بلایا تھا۔
जिस इलाके में अफजल साहब की गाड़ी छीनी गई है। उसने बड़ी उम्दगी से बात बनाई थी। रहीम गुल उसकी आंखों में झांक रहा था। उसने पलक झपकाए बगैर पूछा, और आप अफजल साहब के पास कैसे जा पहुंची? सफिया ने उसे पूरा पसे मंजर बताया कि किस तरह कामरान शादी के उम्मीदवारों के तौर पर प्रिंस समेरा के यहाँ इंटरव्यू देने गया था और किस तरह गेट पर उसकी मुझसे मुलाकात हुई थी। मैंने अपनी किसी मसलियत के तहत उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था जो उसके हाथ से सफिया के हाथ में पहुंचा था। रोपोश होने से पहले वो खुद ही तजवीज पेश करता रहा था कि अफजल साहब के पास चलना चाहिए, शायद वो हमारी मदद करें, लेकिन फिर शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने रोपोश होने को ही तरजीह दी थी। सफिया बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन वो 2 दिन की रोपोशी के बाद जब उसने उस मुदाफाती इलाके के बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया तो मेरे अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब मैं अफजल साहब के पास जा पहुंची। उसने बड़ी उम्दगी से मामूली सी तरमीम करते हुए बात बनाई थी और ये फौरन आपकी मदद पर कमर बस्ता हो गए। रहीम गुल ने ठंडी सांस लेकर कहा, लड़कियों की मदद के लिए ये हमेशा कमर बस्ता रहते हैं, ये इनका मशगला है। इस चक्कर में इन्होंने तो बड़ी तकलीफ उठाई, इतनी कीमती गाड़ी भी चली गई। सफिया कुछ खिसियाहट और कुछ तासुब से बोली, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं। रहीम गुल चुभते हुए लहजे में बोला, लड़कियों की मदद के सिलसिले में ये इससे भी ज्यादा ख्वारियां उठा चुके हैं। मैं तो तुम्हारी मदद के सिलसिले में भी काफी ख्वारियां उठा चुका हूँ। प्यारे वर्दी पोश, उन्हें क्यों भूल जाते हो? मैंने धीमे लहजे में कहा। भूला गाँव कम ज़र्फ इंसान, भूल चुका होता तो इस वक्त तुम मेरे सामने ऑफिसर के सामने बैठकर इतनी जबान कैसे चला सकते थे, मेरी इतनी इज्जत अफजाई कैसे कर सकते थे? वो मुझे घूरते हुए बोला, इज्जत अफजाई तो खैर मैं तुम्हारे अफसरों को भी कर सकता हूँ, और जहाँ तक कम दर्फी का ताल्लुक है तो तुम मुझे लड़कियों की मदद के ताने दे देकर तुम्हें क्या मालूम कि मैं किस किस की मदद कर चुका हूँ या करता रहता हूँ। तुम एक बेखबर महकमे के छोटे से बेखबर अफीसर हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होता कि तुम्हारी नाक तले क्या हो रहा है। वो एक लम्हे खामोशी से मुझे घूरता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, अच्छा यार खुदा के वास्ते अब तुम जाओ, हमारी जान छोड़ो। जितनी देर तुम यहाँ रहोगे यहाँ कोई काम नहीं हो सकेगा, ये थाना ऊंधा हो जाएगा। देखा तुमने, मैंने सफिया से कहा, मैं वो शख्स हूँ जिसके सामने पुलिस वाले भी हाथ जोड़ते हैं, और वो भी पाकिस्तानी पुलिस वाले। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। फिर मैंने रहीम गुल को मुखातिब किया, और जहाँ थाने के ऊंधा होने का ताल्लुक है तो इसका इल्जाम मुझ पर रखने की कोशिश मत करो। जिस थाने के इंचार्ज तुम होगे वो तो बहरहाल ऊंधा हो ही गा। जिस थाने के इंचार्ज तुम होगे वो तो बहरहाल ऊंधा हो ही गा। जिस थाने के तुम इंचार्ज हो वो तो बहरहाल ऊंधा होगा ही। वो खामोशी से मुझे घूरता रहा। मैं और सफिया रुखसत होने ही लगे थे कि ASI अगर हम हाथ में एक कागज लिए कमरे में दाखिल हुआ। वो मुझे रुकने का इशारा करते हुए बोला, वायरलेस पर हमारे पैगाम के जवाब में इतला मिली है कि आपकी गाड़ी मिल चुकी है। जिस जगह का आपने जिक्र किया था वहाँ से कुछ ही दूर उसका हिफाजती अलार्म बजने लगा था और स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया था। 2 लड़के उसमें मौजूद थे, वो उतर कर भाग रहे थे। इत्तफाक से एक मोबाइल वहां से गुजर रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक ने टीटी से कई फायर कर दिए। एक गोली एक कांस्टेबल की टांग में लगी। बहरहाल लड़के काबू में आ गए हैं, लेकिन वो हिचकिचाहट अमेज अंदाज में खामोश हो गया। लेकिन क्या? रहीम गुल ने दरियाफ्त किया। उनका कहना है कि गाड़ी उन्होंने किसी से छीनी नहीं थी, उन्हें तो एक जगह खड़ी हुई मिली थी, वहां से उन्होंने ताला तोड़कर और इग्निशन की तारें जोड़कर चुराई थी। अकरम ने बताया। उनका ये भी कहना है कि उनके साथ कोई और नहीं था। ये बहरहाल इब्तदाई मालूमात हैं, असल बातें तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेंगी। रहीम गुल ने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा ख्याल है जिन लुटेरों ने गाड़ी छीनी थी वो उसे कहीं और छोड़ गए होंगे, वहाँ से इन लड़कों ने चुरा ली होगी। वो मुबम से अंदाज में सारी लाकर रह गया। शायद यही जवाब उसके ज़हन में आया था। बज़ाहिर वो ख्वाह मेरे बयान पर शक कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि दिल ही दिल में उसने जरूर यकीन कर लिया होगा। वो तवक्को नहीं रखता था कि मैं किसी संजीदा मसले के बारे में जानबूझकर उससे गलत बयानी करूंगा, और ये हकीकत भी थी कि मैं उसे धोखा देने की नीयत से कभी ऐसा नहीं कर सकता था। कामरान के बारे में भी मैंने सिर्फ इसलिए हकायक में थोड़ी सी तरमीम की थी कि अगर उसे मालूम हो जाता कि कामरान तमाम तर तसलियों और यकीन दहानियों के बावजूद अचानक मुझे और सफिया को धक्का देकर रास्ते में से भाग निकला था, तो ये उसका यकीन और भी पुख्ता कर जाता कि वही कातिल था। और मैं नहीं चाहता था कि वो इब्तदा ही से किसी के बारे में दिल में ये यकीन बिठा ले कि वो कातिल था। इस तरह एक पुलिस अफसर का ज़हन
जानबदारी का शिकार हो जाता और वो सही तौर पर तफ्तीश नहीं कर सकता था। सुफिया ने भी यकीनन महसूस कर लिया था कि मैं अब भी कामरान को हर किस्म के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से ज्यादा ममनूनियत थी। रहीम गुल बोला, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं उन लड़कों को गाड़ी समेत यहीं बुलवा लेता हूँ। अब जरा तुम उनकी शक्लें देख कर ही जाना कि कहीं वो तुमसे गाड़ी छीनने वालों में शामिल तो नहीं थे। ऐन मुमकिन है तुम्हें गाड़ी भी अभी मिल जाए। बहुत खूब, मैंने तहसीन अमेज अंदाज में सारी लाया। तुम मुझे पुलिस की उम्दा कारकर्दगी का कायल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अपने फराइज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम किसी अच्छी और तामीरी बात के कायल तो हो ही नहीं सकते। वो मुंह बनाकर बोला, तुम्हारी मुतासबाना और सड़ी हुई ज़हनियत में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तुम्हारी बेहुदा जिंदगी हम लोगों को बुरा भला कहते हुए ही गुजरेगी, ख्वाह हम लोग तुम्हारे लिए जाने भी कुर्बान कर दें। बस बस, अब ज्यादा जज्बाती होने और इतने बड़े दावे करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे चिमकारा। ताजा तरीन मिसाल ही देख लो। वो तेजी से बोला, तुम्हारी गाड़ी चुराने वालों को पकड़ने के लिए एक कांस्टेबल ने टांग पर गोली खाई है और तुम यहाँ आराम से बैठे बातें बना रहे हो। फिर वो अकरम की तरफ मुड़ते हुए बोला, उन लोगों से कहो गाड़ी और उन लड़कों को यहाँ पहुँचा दे, ये हमारे थाने का केस है। अकरम हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर वो उनके इलाके में पकड़े गए हैं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला भी किया है। कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है, केस तो वहाँ भी दर्ज होगा। शायद वो लोग अभी उन्हें भेजने से इनकार कर दें। मेरा नाम लेना, रहीम गुल ने बड़े रौब से कहा, और ये भी कह देना कि मैं उन्हें तफ्तीश के लिए बंदे या गाड़ी दोनों में से जिस चीज की जरूरत होगी वो उन्हें पहुंचा दी जाएगी। ओके सर। अकरम ने सल्यूट किया और बाहर चला गया। रहीम गुल मेरी तरफ देखकर बोला, तुम एक बार बैठ जाओ, आज मेरे मुकद्दर की खराबी का दिन है। आज ना तुम जाने कब तक मेरे सर पर सवार रहोगे। इसे मुकद्दर की खराबी नहीं, मुकद्दर चमक उठने का दिन कहो। न शुक्र इंसान। मैंने दोबारा कुर्सी संभालते हुए और सफिया को भी बैठने का इशारा करते हुए कहा। हमें वहाँ काफी देर तक बैठना पड़ा। इसी दौरान में रहीम गुल फोन पर भी मसरूफ रहा और कमरे से अंदर बाहर भी उसकी आमदो रिफ्त जारी रही। लेकिन जो ही उसे कुछ देर बैठने का मौका मुयस्सर आता, वो मुझे और सफिया को कुरीदने की कोशिश करता कि शायद हमें कोई ऐसी बात मालूम हो जो उसके लिए कारआमद साबित हो सके। लेकिन हम उसकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकते थे। हमें खुद कुछ मालूम नहीं था, हम उसे क्या बताते। रहीम गुल को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो मुझे घूरते हुए बोला, अब चूंकि तुम्हें खुद इस किस्म के मामलात में टांग अड़ाने का शौक पैदा हो गया है, इसलिए तुम कुछ नुक्ते जरूर छुपाए रखने की कोशिश करोगे और आखिर में अपनी कुछ बादीगरी दिखाने की कोशिश करोगे। दिल छोटा मत करो, मैंने उसे तसल्ली दी। अगर मैंने ऐसी कोई बादीगरी दिखाई भी तो उसका क्रेडिट तुम्हें दे दूंगा। अफसरान बाला की तारीफो तुसी और शाबाशी तुम्हारे हिस्से में आएगी। तुम्हारे पास तारीफी असनाद का जो पलंदा जमा है, उनमें एक दो सर्टिफिकेटों का और इजाफा हो जाएगा। मुझे खैरात में क्रेडिट नहीं चाहिए। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अपना क्रेडिट अपने पास ही रखो। उस वक्त तक डीएसपी अल्लाह बख्श उसके साथ हेडक्वार्टर में किसी मीटिंग का प्रोग्राम तय करने के बाद रुखसत हो चुका था। मैंने इधर उधर देखने के बाद कदरे हैरत का इजहार करते हुए कहा, अब तो तुम्हारा ऑफिसर भी जा चुका है, अब किस लिए इतनी बेनियादी दिखा रहे हो? इंसान को अपने औकात और दूसरों के एहसान नहीं भूलने चाहिए। यही मशवरा मेरा तुम्हारे लिए भी है, वो मुताने से बोला। इस तरह की बातों रहीम गुल की मसरूफियात में काफी वक्त गुजर गया। आखिर एक कांस्टेबल ने आकर इतला दी कि दूसरे थाने से कार और कार चोर आ गए थे, यहीं ले आओ। रहीम गुल ने उसे हुक्म दिया। चांद लम्हे बाद दो तीन सिपाही दो नौजवानों को धकेलते हुए अंदर ले आए। उनमें एक जरा लंबा और दूसरा छोटे कद का था। दोनों दुबले पतले थे मगर सख्त जान मालूम होते थे, लेकिन इस वक्त दोनों बुरी तरह लंगड़ा रहे थे। इस वक्त ये यहाँ खड़े काफी मजलूम और मस्कीन लग रहे हैं। इनकी शक्लें देखकर शायद किसी को अंदाजा ना हो सके कि ये कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे चुके हैं। ये तो वो चंद बातें हैं जो थोड़ी सी देर में हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम हुआ है कि इनका ताल्लुक कारें छीनने या चोरी करने, डाके डालने और बात बात पर कत्ल करने वाले खतरनाक मुजरिमों के एक गिरोह से है, जिसके 4 अरकान पिछले दिनों पकड़े जा चुके हैं। उनकी रिहाई के लिए 2-3 बड़े बड़े नामवर लोगों के फोन आ चुके हैं और दबाव भी पड़ना शुरू हो गया है। उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन मामलात की जड़ें कहां तक पहुंची हैं और डोरियां कहां से हिलाई जाती हैं। दर हकीकत वो ये सारी बातें तो रहीम गुल के गोश गुजार कर रहा था, लेकिन बीच में मेरे बोल पड़ने की वजह से रोए सुखन मेरी तरफ हो गया था। अब रहीम गुल ने मुदाखलत की और एएसआई से मुखातिब हुआ, भाई सबको सब बातों का अंदाजा है, रोना बस इस बात का है कि कहीं कोई इस्लाह की सूरत नजर नहीं आती। फिर उसने मुझे मुखातिब किया और दोनों नौजवानों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुमसे गाड़ी छीनने वालों में शामिल तो नहीं थे? इस सवाल पर दोनों नौजवानों ने भैया के वक्त सर उठाकर सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरा। मैंने नफी में सर हिलाया, तब उन्होंने शायद कदरे मुतमईन होकर दोबारा सर झुका लिया। रहीम गुल ने तीसरे कांस्टेबल से पूछा, गाड़ी कहाँ है? सर बाहर कंपाउंड में खड़ी है, उसे कुछ नुकसान भी पहुंच चुका है, कांस्टेबल ने जवाब दिया।
रहीम गुल ने सारी लाते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, नुकसान भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल तुम गाड़ी रस्मी कार्रवाई के लिए यहीं छोड़ जाओ, मैं खुद ही भिजवा दूंगा। गाड़ी का कोई मसला नहीं है, मैंने बेनियाजी से कहा, वो मेरी इकलौती गाड़ी नहीं, असल मसला तो वारदातों का है। वारदातों के सिलसिले में कुछ होना चाहिए। एएसआई फौरन बोल उठा, सारी इन बदमाशों की गिरफ्तारी की खबर बाहर जाते ही इन्हें छुड़ाने के सिलसिले में कुछ खास शख्सियतों के फोन आने शुरू हो जाएंगे। रहीम गुल ख्याल अंदाज में सारी लाते हुए बोला, ठीक है, इस मर्तबा जरा इन खास शख्सियतों के नाम नोट करना शुरू करो, बल्कि हो सके तो हमें उनके जो फोन आए उन्हें टेप कराने का भी बंदोबस्त कर दो। इस मर्तबा जरा उन खास शख्सियतों को भी देख लेते हैं। इस मर्तबा जरा गहराई से तफ्तीश होगी। हम सारे शहर में होने वाली इस किस्म की वारदातों के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस नेटवर्क के कम अज कम किसी हिस्से तक तो हमारी रसाई होगी और हम इसमें से तो कुछ कमी ला सकेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए एएसआई की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब इस मामले में गलत आदमी का सींग फंस गया है, अब कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैंने उठते हुए रहीम गुल से कहा, अब मैं चलता हूँ, तुम प्रिंस समेरा वाले मामले के साथ अब इस मामले को भी देखो, जरूरत पड़ी तो मुझसे राब्ता कायम कर लेना। यहाँ तो न जाने कौन कौन सा मसला साथ चलता रहता है, सिर्फ ये दो मसाइल थोड़ी हैं, मसाइल का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। रहीम गुल ठंडी सांस लेकर बोला, फिर उसने मेज पर रखी हुई टोपी उठाकर सर पर रखी और हमारे साथ बाहर आने के लिए उठ खड़ा हुआ। कंपाउंड में आकर मैंने गाड़ी का जायजा लिया। उसका ताला बड़ी बेदर्दी से खोलकर गिरा दिया गया था। रिवर्स करते वक्त गाड़ी कहीं लग भी गई थी, जिसकी वजह से एक टेल लाइट टूट गई थी और कोने में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। थोड़ी सी मजीद तोड़ फोड़ और एक अगले दरवाजे पर 2 गोलियों के निशान भी नजर आ रहे थे। इतनी सी देर में खासी दुर्गत बन गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम गुल डेर, तुम्हें मालूम है कि इस गाड़ी का सिर्फ एक ताला 20,000 रुपए में पड़ता है और वो भी यहाँ मार्केट में नहीं मिलता, डीलर खुद इम्पोर्ट करके मंगवा कर देता है। तुम मेरी मालूमात में ये कीमती इजाफा क्यों कर रहे हो? वो गुस्से में बोला, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके बाकी सब ताले भी तुड़वा कर फेंकवा दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतनी कीमती गाड़ियां क्यों रखते हो। उसने इतने बेजा अखराजात और अपनी दौलत की नुमाइश क्यों करते हो? हमारी सड़कों पर गाड़ियां जहाजों की रफ्तार से तो दौड़ने से रही। एक कम कीमत गाड़ी भी इतनी ही दौड़ सकती है जितनी तुम्हारी ये जहाज नुमा गाड़ी। एक तो आजकल सब हम बेचारे दौलतमंदों के खिलाफ हो गए हैं, सब जेलस हो गए हैं। अपनी जायज और हलाल कमाई से भी हमें अच्छी चीजें खरीदते देखना नहीं चाहते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा ये बताओ प्यारे गुल, अगर मैं कम कीमत गाड़ी रखता तो उसके छीने जाने या चोरी होने का खतरा ना होता? यहाँ तो 10-10, 20-20 साल पुरानी नायत छोटी छोटी गाड़ियां बल्कि मोटरसाइकिलें भी छीन ली जाती हैं। उसमें नुकसान तो कम होता ना। वो गोया बड़ी दूर की कौड़ी लाया था। अहमक आदमी, अगर किसी ने पैसा जमा करके बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल या कोई छोटी मोटी गाड़ी खरीदी हो, उससे अगर वो छीन जाए तो उसके लिए उससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। वो खामोश रहा तो मैंने उसका कंधा थपकते हुए कहा, वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं खुद नुमाई के लिए ऐसी चीजें नहीं खरीदता। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं दौलतमंद हूँ, लेकिन मुझे अपनी दौलतमंदी की नुमाइश का कम्प्लेक्स नहीं है। बहरहाल मैं तुम्हें अपने खानदान का कोई करीबुल मर्द बुजुर्ग तस्वुर करते हुए तुम्हारी नसीहत पर भी किसी हद तक अमल करने की कोशिश करूंगा। मैं उसे खुदा हाफिज कहकर सफिया को साथ आने का इशारा करते हुए थाने से निकल आया। चंद कदम के फासले पर हमें टैक्सी मिल गई। पहले मैंने सफिया को उसके घर छोड़ा, उसने टैक्सी अपने घर से कुछ दूर ही रुकवा ली। ये भी अच्छा था कि उस वक्त तक शाम का धुंधलका फैल चुका था। उसके उलिये की खराबी को ज्यादा महसूस नहीं किया जा सकता था। उसका घर एक ऐसे इलाके में था जहाँ ज्यादातर निचले मुतवस्सित तबके की रिहाइश थी। उसने नंबर और निशानियों की मदद से अपने घर का पता मुझे समझाने के बाद कहा, अच्छा जरूरत के वक्त आप यहाँ मुझसे मिलने आ सकते हैं। एक मकान की ऊपर की मंजिल पर हमारा 2 कमरों का एक छोटा सा पोर्शन है, जिसकी छत पक्की नहीं है, बरसात में टपकती है। फोन हमारे यहाँ नहीं है, वरना बवक्ते जरूरत आप मुझे फोन कर सकते और मैं आपके पास हाजिर हो सकती। मालिक मकान के यहाँ फोन है और वो लोग अजराए अनायत हमें बुलवा भी देते हैं। आप चाहें तो उस पर राब्ता कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि खुद ही आपसे राब्ता रखूं। अगर कामरान ने तुमसे राब्ता किया या यहाँ आया तो सबसे पहले तुम मुझे इतला दोगी। मैंने हदायत की, ये कहने की जरूरत नहीं, ये तो फैसला मैंने दिल में पहले ही कर लिया है। वो बोली और रुखसत हो गई। इस वक्त ये यहाँ खड़े काफी मजलूम और मस्कीन लग रहे हैं। इनकी शक्लें देखकर शायद किसी को अंदाजा ना हो सके कि ये कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे चुके हैं। ये तो वो चंद बातें हैं जो थोड़ी सी देर में हमारे सामने आई हैं।
اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق کاریں چھیننے یا چوری کرنے، ڈاکے ڈالنے اور بات پر قتل کرنے والے خطرناک مجرموں کے ایک گروہ سے ہے، جس کے 4 ارکان پچھلے دنوں پکڑے جا چکے ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے 2-3 بڑے نامور لوگوں کے فون آ چکے ہیں اور دباؤ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان معاملات کی جڑیں کہاں تک پہنچی ہیں اور ڈوریاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں۔ در حقیقت وہ یہ ساری باتیں تو رحیم گل کے گوش گزار کر رہا تھا، لیکن بیچ میں میرے بول پڑنے کی وجہ سے روئے سخن میری طرف ہو گیا تھا۔ اب رحیم گل نے مداخلت کی اور ASI سے مخاطب ہوا، بھائی سب کو سب باتوں کا اندازہ ہے، رونا بس اس بات کا ہے کہ کہیں کوئی اصلاح کی صورت نظر نہیں آتی۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا اور دونوں نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تم سے گاڑی چھیننے والوں میں شامل تو نہیں تھے؟ اس سوال پر دونوں نوجوانوں نے بیک وقت سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، تب انہوں نے شاید قدرے مطمئن ہو کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ رحیم گل نے تیسرے کانسٹیبل سے پوچھا، گاڑی کہاں ہے؟ سر باہر کمپاؤنڈ میں کھڑی ہے، اسے کچھ نقصان بھی پہنچ چکا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ رحیم گل نے سر ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، نقصان بھی پورا ہو جائے گا، فی الحال تم گاڑی رسمی کاروائی کے لیے یہیں چھوڑ جاؤ، میں خود ہی بھجوا دوں گا۔ گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بے نیازی سے کہا، وہ میری اکلوتی گاڑی نہیں، اصل مسئلہ تو وارداتوں کا ہے، وارداتوں کے سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے۔ ASI فوراً بول اٹھا، ساری ان بدماشوں کی گرفتاری کی خبر باہر جاتے ہی انہیں چھڑانے کے سلسلے میں کچھ خاص شخصیتوں کے فون آنے شروع ہو جائیں گے۔ رحیم گل پر خیال انداز میں ساری ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس مرتبہ ذرا ان خاص شخصیتوں کے نام نوٹ کرنا شروع کرو، بلکہ ہو سکے تو ہمیں ان کے جو فون آئے انہیں ٹیپ کرانے کا بھی بندوبست کر دو۔ اس مرتبہ ذرا ان خاص شخصیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس مرتبہ ذرا گہرائی سے تفتیش ہوگی۔ ہم سارے شہر میں ہونے والی اس قسم کی وارداتوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس نیٹ ورک کے کم از کم کسی حصے تک تو ہماری رسائی ہوگی اور ہم اس میں سے تو کچھ کمی لا سکیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ASI کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب اس معاملے میں غلط آدمی کا سینگ پھنس گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے رحیم گل سے کہا، اب میں چلتا ہوں، تم پرنس سمیرا والے معاملے کے ساتھ اب اس معاملے کو بھی دیکھو، ضرورت پڑی تو مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ یہاں تو نہ جانے کون سا مسئلہ ساتھ چلتا رہتا ہے، صرف یہ 2 مسائل تھوڑی ہیں، مسائل کا ایک بہت بڑا جال پھیلا ہوا ہے۔ رحیم گل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھی اور ہمارے ساتھ باہر آنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمپاؤنڈ میں آ کر میں نے گاڑی کا جائزہ لیا، اس کا تالا بڑی بے دردی سے کھول کر گرا دیا گیا تھا۔ ریورس کرتے وقت گاڑی کہیں لگ بھی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک ٹیل لائٹ ٹوٹ گئی تھی اور کونے میں بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ تھوڑی سی مزید توڑ پھوڑ اور ایک اگلے دروازے پر 2 گولیوں کی نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ اتنی سی دیر میں خاصی درگت بن گئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، رحیم گل ڈیر، تمہیں معلوم ہے کہ اس گاڑی کا صرف ایک تالا 20,000 روپے میں پڑتا ہے، اور وہ بھی یہاں مارکیٹ میں نہیں ملتا، ڈیلر خود امپورٹ کر کے منگوا کر دیتا ہے۔ تم میری معلومات میں یہ قیمتی اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو اس کے باقی سب تالے بھی چھڑوا کر پھینکوا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اتنی قیمتی گاڑیاں کیوں رکھتے ہو، اتنے بے جا اخراجات اور اپنی دولت کی نمائش کیوں کرتے ہو؟ ہماری سڑکوں پر گاڑیاں جہازوں کی رفتار سے تو دوڑنے سے رہیں، ایک کم قیمت گاڑی بھی اتنی ہی دوڑ سکتی ہے جتنی تمہاری یہ جہاز نما گاڑی۔ ایک تو آج کل سب ہم بیچارے دولت مندوں کے خلاف ہو گئے ہیں، سب جیلس ہو گئے، اپنی جائز اور حلال کمائی سے بھی ہمیں اچھی چیزیں خریدتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اچھا یہ بتاؤ پیارے گل، اگر میں کم قیمت گاڑی رکھتا تو اس کے چھینے جانے یا چوری ہونے کا خطرہ نہ ہوتا؟ یہاں تو 10-10 20-20 سال پرانی نہایت چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بلکہ موٹر سائیکلیں بھی چھین لی جاتی ہیں، اس میں نقصان تو کم ہوتا نا۔ وہ گویا بڑی دور کی کوڑی لایا تھا۔ احمق آدمی، اگر کسی نے پیسہ جمع کر کے بڑی مشکل سے موٹر سائیکل یا کوئی چھوٹی موٹی گاڑی خریدی ہو، اس سے اگر وہ چھین جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ وہ خاموش رہا تو میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خود نمائی کے لیے ایسی چیزیں نہیں خریدتا، میں خود اس کے خلاف ہوں، لیکن اب میں کیا کروں، میں دولت مند ہوں، اس لیے دولت مند تو نظر آؤں گا، لیکن مجھے اپنی دولت مندی کی نمائش کا کمپلیکس نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہیں اپنے خاندان کا کوئی قریب المرگ بزرگ تصور کرتے ہوئے تمہاری نصیحت پر بھی کسی حد تک عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر صفیہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے تھانے سے نکل آیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ پہلے میں نے صفیہ کو اس کے گھر چھوڑا، اس نے ٹیکسی اپنے گھر سے کچھ دور ہی رکوا لی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس وقت تک شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا، اس کے حلیے کی خرابی کو زیادہ محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا گھر ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں زیادہ تر نچلے متوسط طبقے کی رہائش تھی۔ اس نے نمبر اور نشانیوں کی مدد سے اپنے گھر کا پتہ مجھے سمجھانے کے بعد کہا، اشد ضرورت کے وقت آپ یہاں مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں۔
एक मकान के ऊपर की मंजिल पर हमारा 2 कमरों का एक छोटा सा पोर्शन है जिसकी छत पक्की नहीं है, बरसात में टपकती है। फोन हमारे हाथ नहीं है, पर न बवक्ते जरूरत आप मुझे फोन कर सकते और मैं आपके पास हाजिर हो सकती। मालिक मकान के यहाँ फोन है और वो लोग अजराए अनायत हमें बुलवा भी देते हैं। आप चाहें तो उस पर राब्ता कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि खुद ही आपसे राब्ता रखूं। अगर कामरान ने तुमसे राब्ता किया या यहाँ आया तो सबसे पहले तुम मुझे इतला दोगी। मैंने हदायत की, ये कहने की जरूरत नहीं, ये तो फैसला मैंने दिल में पहले ही कर लिया है, वो बोली और रुखसत हो गई।